हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो यार आज हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जियो का फर्स्ट चैप्टर उसका कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। ठीक है, देखो यार लास्ट पार्ट में यानी जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बता दिया था मैंने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, आज हम उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये टॉपिक बहुत ईजी है और आपको पहली लाइन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ इस टॉपिक में। रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी, जैसे रोटी कपड़ा मकान, अगर ये रिसोर्सेज ना हो, किसी के पास घर ना हो, रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है उसके लिए। और एक अच्छी खासी लाइफ जीने के लिए भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया, इसका बाकी का कुछ नहीं कह सकता। और ये माना जाता है, इट वॉज बिलीव्ड दैट द रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये माना जाता है कि रिसोर्सेज है वो नेचर के दिए हुए हैं, इसलिए इससे मजे लो, जितना उसका यूज़ हो सके, जितना उसको एक्सप्लॉइट कर सको आप उतना करो। ठीक है, और उसी का एग्जाम्पल है हमारा ये बंटी। ठीक है, धोते जाओ धोते जाओ धो, धोते जाओ धोते जाओ धो। ठीक है, देखो ये अपनी ग्रीड पूरी करने के लिए इसने रिसोर्सेज को इतनी बुरी तरीके से यूज़ किया है, मतलब इसने फ्री समझा पानी को और बहुत बुरी तरीके से यूज़ किया है। ठीक है, इसकी वजह से लोग वो चीज़ें नहीं धो पाते जो धोनी चाहिए। मतलब मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है ना। हाँ, तो देखो, और ऐसे लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, जो मेजर प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, जिसमें से हम 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला तो डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल। जो ऐसे लोग, बंटी जैसे लोग, लालची लोगों की वजह से क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, और वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाती है पावर, और कुछ ही लोग ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है accumulation of the resources in the few hand, which in turn divide the society into the 2 segment, have or have not, और rich और poor। ठीक है, एंड इनकी वजह से ही क्या होता है, सोसाइटी 2 सेक्शन में बढ़ जाती है, जैसे जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। अब जिनके पास रिसोर्सेज है, बंटी जैसे, वो तो रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लॉइट करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वो रिच और पुअर, बंटी रिच है इसलिए वो मजे ले रहा है, पर जो रिच नहीं है वो क्या करेंगे। तो इसलिए सोसाइटी भी 2 सेक्शन में बट गई। यानी मेजर प्रॉब्लम पहले क्या आई कि रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ कुछ ही जो ग्रीडी लोग हैं उनकी ही नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं रिसोर्सेज। और दूसरा, सोसाइटी भी 2 सेक्शन में बट गई। और तीसरा जो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज़ led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो रही है रिसोर्सेज के डिप्लेशन की वजह से, जिसकी वजह से इकोनॉमी, जो रिसोर्सेज ढंग से यूज़ नहीं हो रहे, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और ओजोन लेयर के बारे में तो आपने साइंस पे भी पढ़ा होगा कि जैसे हमारे अर्थ के आसपास एक ओजोन लेयर होती है। ठीक है, सन की अगर डायरेक्ट रेज हमें पड़े ना तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये बात आपने पढ़ी होगी। बट जो ओजोन लेयर है हमें उस स्किन कैंसर से बचाती है। ठीक है जी, और ये इसमें भी छेद होता जा रहा है, किसकी वजह से, बंटी जैसे लोगों की वजह से। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी ये जो 3 प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या इसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट भी आप कह सकते हो। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यानी डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है डेवलपमेंट में, बट डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, डैमेज ना करे एनवायरनमेंट को। एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड बी नॉट कंप्राइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई हार्म ना करे। मतलब मेरे कहने का मतलब, फ्यूचर जनरेशन को ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज ना मिले। आज अगर हम डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि आज हम रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करें, ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे आगे फ्यूचर जनरेशन को भी मिलता रहे। ठीक है, अब ये बात लोगों को बताने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो आप। बंटी जैसे लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता, बट अगर आपको रिसोर्सेज बचाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब ये बात सबको बतानी है, तो इसलिए ये बात सबको बताने के लिए क्या हुआ, 1992 के अंदर, ठीक है बहुत टाइम पहले की बात है, 28 साल पहले की बात है, अर्थ समिट हुआ था। आज के हिसाब से 2020 चल रहा है, पता नहीं आप कौन से ईयर में देखोगे ये वीडियो।
तो 1992 में हुआ था अर्थ समिट, पहली बार हुआ था ये अर्थ समिट। कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरियो में। ये ब्राज़ील के अंदर एक जगह है ना, वो ब्राज़ील, ये गाना सुना होगा आपने, टा। तो ये अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील के अंदर, ठीक है, 1992 में हुआ था, जून 1992 में हुआ था। और बहुत सारे अलग अलग कंट्री के स्टेट हेड आए हुए थे, यानी जैसे पीएम हो गया, सीएम हो गया, बहुत बड़े बड़ी कंट्री के आए थे प्रेसिडेंट और पीएम, सारे के सारे रियो डे जेनेरियो में मिले, बातचीत करी उन्होंने, ठीक है, पंचायत करी बस, और कुछ नहीं करा उन्होंने। द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम। और ये जो करी गई थी, जो ये अर्थ समिट करी गई थी, वो कुछ मेजर प्रॉब्लम को देखने के लिए करी गई थी। पहला तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, दूसरा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देना है, और कुछ प्रॉब्लम होती है सोशल प्रॉब्लम जैसे पॉवर्टी, डिजीज़, है ना, इन सारी चीज़ों को भी देखना है। इनके बारे में बातचीत करने के लिए रियो डी जेनेरियो में सबमिट होती है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में। और वहाँ पर क्या हुआ था? जून 1992 में अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। अब उसका कुछ कंक्लूजन तो निकला होगा, मतलब ये जो बातचीत हुई है इसका कुछ ना कुछ ड्राफ्ट निकला होगा, डिक्लेरेशन निकला होगा। तो द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट एजेंडा 21 फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। अच्छा, एक और बात, ये जो पीडीएफ से ये मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ ना आपको, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जीपी लिंक से है वो, ठीक है। अगर वो आपसे डाउनलोड ना हो तो उसके नीचे ही बिल्कुल एक वीडियो दे रखी है जिसमें बता रखा है कि कैसे जीपी लिंक में से नोट्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी ना हो तो यार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, और मैं ट्राई करूँगा कि जीपी लिंक वाला सिस्टम थोड़ा हटा दूँ, ठीक है। बट जब तक नहीं हटता तब तक सॉरी कह सकता हूँ आपको, और तो कुछ कर नहीं सकता। तो द रियो डे जेनेरियो कन्वेंशन, मतलब रियो डे जेनेरियो में बोला गया था कि अब एजेंडा 21 को फॉलो किया जाएगा। अभी एजेंडा 21 क्या है? मतलब ये बोला गया कि अब अगर एजेंडा 21 को फॉलो करेंगे ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब इसमें एजेंडा 21 में बोला क्या गया था? एजेंडा 21 में बोला गया था इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज, यानी एनवायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, बाय कोऑपरेशन, यानी सबके साथ म्यूचुअल नीड एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सब हर कंट्री मिलकर कैसे एनवायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ठीक है। और इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था, one major objective of the agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda 21। इसका मतलब है कि हर स्टेट की या हर, मतलब बड़े लेवल पे तो हमने बोल दिया, रियो डी जेनेरियो में जो बात हुई बोल दिया, बट एजेंडा 21 में ये बात भी बोली गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना है ना तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट यानी अपने इलाके के एमएलए वगैरह होते हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा एनवायरनमेंट डैमेज का, पॉवर्टी का और डिजीज़ का, क्योंकि जब हम छोटे लेवल पे करेंगे तभी तो एक बड़े लेवल पे जाएगा। जैसे कि हम भी करें, जब हम कर रहे हैं तो तुम भी करो, मतलब सब करो, ठीक है। क्या करप्शन नहीं, एजेंडा 21 को फॉलो, ठीक है। सब जब एजेंडा 21 को, हर लोकल गवर्नमेंट एजेंडा 21 को फॉलो करेगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगी तो एनवायरनमेंट डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज़ कम हो जाएगा। ख़त्म भी हो सकता है बट कम हो जाएगा पहले तो, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि किसने करवाया था रियो डी जेनेरियो में? यूएनसीईडी ने करवाया था। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ है आपकी बुक के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ये बिल्कुल नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, रिसोर्स की प्लानिंग करनी है। अब देखो, हर चीज़ की हम प्लानिंग करते हैं तो बढ़िया रहता है ना, तो वैसे ही रिसोर्सेज की हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अब रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग इज कॉल्ड द स्ट्रेटजी फॉर प्री अरेंज्ड एंड कॉशंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज का स्ट्रेटेजिक वे में यूज़ करना, मतलब पहले से ही पता कर लेना कि हाँ इस रिसोर्सेज को हमें कैसे 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 यूज़ करना है, ठीक है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग, ठीक है। अगर हम रिसोर्सेज को पहले से ही प्लान करके चले कि हाँ भैया इतने टाइम में इतना रिसोर्सेज यूज़ करना है और ये करना है, तो ये सबके लिए ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले तो रिसोर्स प्लानिंग में देखो, जैसे कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, तो वही एक तरह से प्लानिंग हो गई। प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, मतलब हमारे पास बुक कौन कौन सी है और क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है।
ओके तो वैसे ही इसमें ये है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द कंट्री। तो यानी रिसोर्स प्लानिंग में भी सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे किस किस एरिया में कितने कितने और क्या क्या रिसोर्स हैं, ठीक है। और तो इससे हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ है, इट हेल्प्स टू कंजर्वेशन ऑफ द वेरियस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, उनको भी हम कंजर्व करके रख सकते हैं, उनको बचा के रख सकते हैं। तो इसमें भी हेल्प मिलती है। जब हमें पता होता है कि हाँ भैया इतने रिसोर्सेज हैं, तो हम उसको ढंग से उपयोग करते हैं ना, यूज़ करते हैं। तीसरा है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब हमको पहले से पता होता है कि यार इतना रिसोर्सेज है, हमें ढंग से यूज़ करना है, तो हम इसको वेस्ट भी नहीं करते, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम रिसोर्स प्लानिंग कर कैसे सकते हैं। रिसोर्स प्लानिंग के करने के क्या क्या स्टेप हैं, ये एग्जाम में आता है। ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी आता है कि व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, क्या मतलब होता है रिसोर्स प्लानिंग का। और इंडिया के अंदर, बाकी कंट्री की हम बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे कर सकते हैं। प्रोसेस दे रखे हैं कुछ। पहला तो आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड मार्किंग अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री बाय सर्विंग एंड मैपिंग, ठीक है। सर्वेइंग एंड मैपिंग। एक बात मैं आपको बता दूं यार, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर कि नोट्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही लिखे। बिल्कुल यार, यही लिखो। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते, एग्जाम में बढ़िया लिखने से नंबर मिलते हैं, ठीक है। आप ये लिख कर आओगे, आपको पूरे मार्क्स से 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। रिसोर्स एंड प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला तो आइडेंटिफिकेशन, वही है जो मैंने यहाँ बताया। आइडेंटिफिकेशन एंड मार्किंग अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री, यानी इंडिया के अंदर ये देखना कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि मान लो अगर हम हरियाणा में, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या है, सोलार एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वह टाइड्स वगैरह आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर टाइडल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। गुजरात में भी टाइडल एनर्जी बहुत, टाइडल यानी जो वेव आती है ना, ठीक है, वो एनर्जी, पानी वाली एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट। तो ये सारी की सारी एनर्जी हमें पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर। जैसे झारखंड में कोल माइंस है, कि हमें पता है कि हाँ यार झारखंड में कोल है, तो पहले तो ये देखना कि कौन कौन से रिसोर्स हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। दूसरा क्या करना कि फ्रेमिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद द एस्टिमेट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये देखना कि टेक्नोलॉजी यानी उस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए कितनी कितनी टेक्नोलॉजी, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, और अगर नहीं है तो उसको डेवलप करना, ठीक है। एंड स्किल सेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच आर रिक्वायर्ड टू हार्नेस दिस रिसोर्सेज, मतलब इस रिसोर्सेज को निकालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को उपलब्ध करवाना, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि झारखंड के अंदर कोल माइंस है, मतलब बहुत सारा कोल है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बहुत सारी मशीनरी वगैरह चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, तो उन सारे को उपलब्ध करवाना, ठीक है, कि वो होने चाहिए, वो हमारे पास रिसोर्स, ये सारे के सारे जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी की सारी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ है मैपिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब देखो, इसका मतलब है कि अभी तो हमने बोला कि झारखंड के अंदर कोल है, तो यार सिर्फ झारखंड का डेवलपमेंट थोड़ा ना, ऐसा कुछ करना है जिससे वो पूरे इंडिया का डेवलपमेंट हो, यानी सबका साथ और सबका विकास हो, पूरे इंडिया का विकास हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ झारखंड के अंदर कोल माइंस है तो सिर्फ झारखंड के लोगों को ही कोल मिल रहा हो, पूरे इंडिया को कोल मिलता रहे। इसको कहते हैं मैपिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, यानी जो डेवलपमेंट है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट प्लान है, उसको पूरे इंडिया के डेवलपमेंट से जोड़ना कि कैसे जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे इंडिया के काम आ पाए, ठीक है। अब यार हम समझ गए कि रिसोर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, रिसोर्स की प्लानिंग क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, बट हम एक चीज़ अभी भी पढ़ना थोड़ा सा बाकी है कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन यानी रिसोर्सेज को बचाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों कंजर्वेशन, पहले तो हम समझ लेते हैं कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द एथिकल यूज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को एथिकल वे में यूज़ करना, बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ करना, वेस्ट ना करना, और प्रोटेक्ट करना वैल्यूएबल रिसोर्सेज को, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए, आगे के लिए भी, ठीक है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि देयर इज अ इनफ फॉर एवरीबडी नीड, यानी लोगों की ज़रूरतों के लिए बहुत कुछ है हमारे इंडिया में, बट नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड, या बट लोगों के लालच के लिए नहीं है। ये बात गांधी जी ने कही थी कि गांधी जी ने ये कहा था कि लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत है हमारे पास, बट लोगों की लालच पूरी करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे को है ना नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि यार
कैसे कैसे आप कंजर्व कर सकते हो रिसोर्सेज को। अब इसको हल्के में मत लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जो वाटर होता है, जैसे कार वगैरह धोने के बाद, तो उस वाटर को रीयूज़ कर सकते हो। अपनी जो बुक्स हैं उसको भी रिसाइकल करने के लिए दे सकते हो। ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स बताना, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा और मैं वेट करूँगा कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई आएगा, ठीक है? तो बताना। ओके, लास्ट पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं पहले तो, ठीक है? सबसे पहले तो यार मैं बाकी फ़ोन इज़ अ पर्सनल रिसोर्स, बिल्कुल। ये बहुत सारे बच्चों ने, जितने भी बच्चों ने जवाब सब दिया करो पहली बात तो यार। तो जिन्होंने भी दिया बिल्कुल सही बताया, ठीक है? एंटार्क्टिक इज़ अ नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। एंटार्क्टिक किसी का भी नेशनल रिसोर्स नहीं है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। ये भी बच्चों ने मोस्टली सही बताया। पार्क इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, पार्क एक कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सबने सही बताया। अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में बताने से पहले यार नीचे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रखा है यार, उसको भी फॉलो वगैरह करो। न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो ना। बहुत सारे बच्चे कहते थे सर पेटीएम पे सपोर्ट, अब भैया अब भी पेटीएम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को दूसरे चैनल पे सब्सक्राइब करोगे ना, वही मेरे लिए अभी बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको खुद बताऊँगा, बट अभी पहले दूसरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करो उसको, ठीक है? अभी मैं उस पर वीडियो नहीं डाल रहा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है यार, आपका 10th क्लास है, मैं नहीं चाहता 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए। पूरा 100% के लिए पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो इसलिए मैं आपकी वीडियो बनाने में थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, तो इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं डाल पा रहा। बट उसको सब्सक्राइब कर लो यार, जैसे ही उस पर वीडियो डालूंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन बेल आ जाए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाया करो। बहुत सारे बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलते हैं सर आपने मेरे को चैनल से ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भैया ऑप्शन तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है। तो कहता है सर आप मतलब मैंने कर दिया सब्सक्राइब फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाया करो, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुक आर नॉन बायोटिक रिसोर्सेज। अब बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, इसका आंसर ओके यस बताया था कि हाँ जो ये बुक है वो नॉन बायोटिक रिसोर्सेज है, ठीक है, जो कि सही है। अब है ना, मैंने पता क्या किया था, एक बच्ची है, ठीक है, एक बच्चे ने मेरे से, एक सोनल नाम था बच्ची का, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर जो बुक है वो नॉन बायोटिक कैसे है, मतलब बायोटिक कैसे है। तो मैंने कहा कि वो चीज़ हमें उससे मिलती है, नेचुरल रिसोर्स है एक जो प्लांट है। तो उसने मेरे को एक काउंटर क्वेश्चन किया कि सर ऐसे तो जो फर्नीचर है वो भी नेचुरल रिसोर्स, वो भी एक बायोटिक में आना चाहिए, है ना? बट ऐसा नहीं है। देखो बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली है कि जो बुक है वो बायोटिक नहीं है, वो नॉन बायोटिक ही है। इसका आंसर यस ही होना चाहिए। जिसको मैंने कमेंट बॉक्स में नो रिप्लाई किया था ना, वो एक बार ध्यान से सुनना। जो बुक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, जो बुक है वो नॉन बायोटिक है। क्यों? क्योंकि जब हम बायोटिक में सिर्फ वही आते हैं जो डायरेक्टली हमें, जैसे पेड़ और पौधे, फ्लोरा एंड फौना, वही आते हैं डायरेक्टली बायोटिक में, ठीक है? जैसे कि फिशेस वगैरह होगी, वो भी एक रिसोर्सेज है, लोग उसे खाते वगैरह हैं, ठीक है? तो वो सारे के सारे वो डायरेक्ट बायोटिक में आएगा। बट जो भी, जिसको भी हम फैक्ट्री में डाल के उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना जिसकी फॉर्म, वो अबायोटिक हो जाता है, ठीक है? जैसे कि फर्नीचर अबायोटिक है। फर्नीचर अबायोटिक क्यों है? क्योंकि वो उसे फैक्ट्री वगैरह में पेड़ जो हमारा प्लांट है, जो हमारा ट्री है, वो बायोटिक है। बट जब उसको काट कर उसको फैक्ट्री वगैरह में ले जाकर फर्नीचर बना दिया जाता है ना, तो वो अबायोटिक हो जाता है। जब तक जो पेड़ है वो अपनी रूट से पेड़ पे, मतलब धरती पे जमा हुआ होता है ना, ठीक है, तब तक वो लिविंग होता है। पर जब उसको काट देते हैं और लकड़ी का यूज़ करते हैं तो वो नॉन लिविंग हो जाता है। तो इसलिए जो बुक के साथ भी ऐसा ही है। बुक आपको पता ही है पेड़ से ही बनती है, तो पेड़ जब तक लगा हुआ है तब तक वो बायोटिक है। बट जब उसको काट कर उससे आप पेजेस बनाओगे तो वो अबायोटिक हो जाएगी। तो यानी बुक अबायोटिक है। अगर आपने इसको लिखा है और मैंने आपको रिप्लाई किया है, ठीक है, तो उसे आप समझ लेना कि इसका आंसर यस है, जो बुक है वो नॉन बायोटिक ही है। ठीक, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना यार, लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, दूसरे बच्चों को भी शेयर करो, कोई रिकमेंडेशन हो तो मेरे को बताओ, और दूसरे चैनल को भी शेयर करना, ठीक है यार? इंस्टाग्राम फेसबुक को शेयर करना या फॉलो करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।